हेलो नमस्कार, मैं सौरभ कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज आपके बीच में फिर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है, पहले की तरह सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक टॉपिक है बिहार की मिट्टी। मैंने भी एक फैसला किया है कि बिहार से संबंधित, बिहार का भूगोल हो, बिहार स्पेशल जितने भी हर सब्जेक्ट के पहलू से बिहार को आपको उसका वीडियो अवेलेबल कराएंगे यूट्यूब पे। और वही काम मैं अभी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप तक पहुँच रहा होगा और आप इसे देख करके इसका जो फ़ायदा है वो आप ले रहे होंगे। मुझे खुशी होता है जब आप तक ये मेरे द्वारा किया गया मेहनत या जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आप तक पहुंचाते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होता है। जैसा कि मैं हमेशा से ये रूल फॉलो करता हूं कि मैं ज़्यादा सीधा पॉइंट पे, सीधा विषय पे बात करना ज़्यादा पसंद करता हूं। बेवजह की बातों में ज़्यादा समय बिताना या वीडियो को लंबा करना मेरी आदतों में नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने विषय पर चलते हैं और सीधा उससे संबंधित चीज़ों को जानते हैं जो आने वाली सभी यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आते हैं। और यदि आप कंसंट्रेट होकर के अगर आप इसको देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि आपको इस विषय या टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रश्न को आप छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आइए अपने विषय वस्तु पर चलते हैं। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है बिहार की मिट्टी, यानी बिहार की मिट्टी को हम लोग पढ़ेंगे और उसके अलग अलग डायमेंशन से पढ़ेंगे। हमेशा मैं कहता हूं किसी भी चैप्टर या टॉपिक को पढ़ने से पहले ये दिमाग में या अपने आप में डिसाइड करना जरूरी होता है कि हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हर चैप्टर का अलग अलग पर्पस से उसका दायरा बढ़ता है और घटता है। इसलिए जब कंपटीशन की भावना से उसको जब हम पढ़ेंगे, प्रतियोगी एग्जाम के नज़रिए से पढ़ेंगे, जीके की भावना से पढ़ेंगे, तब हमारा दायरा फिट करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। बेवजह की चीज़ों में ज़्यादा उलझना अभी ज़रूरी नहीं है। हमें केवल और केवल मार्क्स अधिक से अधिक लाने के उद्देश्य से इसको समझना चाहिए। ठीक है, अगर अधिक गहराई से पढ़ना है तो रिसर्च कीजिए, किताबें भरी पढ़ी हैं। ठीक है, फिलहाल जितनी डीपली कॉन्सेप्ट, जितना अधिक से अधिक नॉलेज अगर आपको मिल सकता है और मैं दे सकता हूँ, वो तो मैं प्रयास करता ही हूँ। तो आते हैं इस चैप्टर के किस किस फैक्टर से, यानी किस किस डायमेंशन से हमको पढ़ना चाहिए जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, इसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब हम मिट्टी पढ़ रहे हैं, वो भी बिहार का, तो इसको मैनुअली पहले तो हम ये जानेंगे कि मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो पहला डायमेंशन ये होगा, हम लोग ये जानेंगे कि मिट्टी के निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में उसके निर्माण के कारक को पढ़ेंगे, फैक्टर, यानी कौन ऐसा चीज़ है जो मिट्टी निर्माण में सहायक है और उसके कारण से मिट्टी निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ेंगे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो या टाइप। ठीक है, ये जो बिहार की जितनी कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं ना, मृदाएं हैं, तो उनके टाइप और उनका वितरण। क्या एक ही जगह हर टाइप की मिट्टी तो है नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नेचर, यानी रासायनिक भौतिक गुणों से युक्त अलग अलग जगह की मिट्टियां होती हैं। तो उनके टाइप और उसके साथ साथ उनका वितरण, किस क्षेत्र में, बिहार के किस जिले की क्या कौन सी टाइप की मिट्टी है, ये वितरण कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में उस मिट्टी की संरचना क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद में संरचना के बाद ये महत्वपूर्ण उनमें कौन सा महत्वपूर्ण फसल उगाया जाता है, ये जान लेना जरूरी है। इससे बाहर इतने डायमेंशन से यदि किसी टॉपिक को आप समझ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं उठता है। बस इतना डायमेंशन पर आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और इनसे संबंधित फैक्ट आपके माइंड में याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर के अनुसार हम पहला टॉपिक उठाते हैं, यानी सॉइल फॉर्मेशन। दरअसल होता क्या है, इस चीज के लेकर के थोड़ा सा इसमें टेक्निकल वर्ड का यूज किया गया जिसको समझना है। उसके बाद में इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि मिट्टी निर्माण एक जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें तीनों तरह की एक्टिविटी नेचर में होता है। यह भौतिक प्रक्रिया है जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप इनमें तरह तरह की चेंजिंग होती है। एक तत्व का चेंजिंग होकर दूसरे तत्व, दूसरे नेचर के तत्वों में तब्दील होते हैं, या एक कंपाउंड बनता है, वो दूसरा चीज़ बन जाता है। जैसे आप यदि केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो आपको ये शब्द परेशान नहीं करेगा। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस, किसी भी जीवाश्म को हो, इसमें मिट्टी में जीवाश्म की बात आती है, ह्यूमस की बात आती है। तो इस चीज़ को समझना है कि मिट्टी का निर्माण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि जीव जंतु, पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, ठीक है, एक निश्चित काल या अंतराल के बाद मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जीवाश्मों से। तो वहीं उनमें सड़ना और गलना, ठीक है, और या उसका विखंडन होना, वियोजन होना, बड़े बड़े चट्टानों से छोटे छोटे कण या पार्टिकल या रेत की तरह टूट जाना, ये विखंडन वियोजन कहलाता है। ये सब ज्योग्राफिकल वर्ड है। इन सभी प्रक्रियाओं से मिट्टी का निर्माण होता है। तो टूट फूट भौतिक प्रक्रिया हुआ और उसमें किसी भी तरह का, यानी कि
सड़ना गलना एक केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसीलिए इसको समझना है। और जो क्या चीज सड़ गल के बन रहा है मिट्टियाँ, ठीक है, किस चीज के विखंडन वियोजन से बन रहा है, किस चीज के केमिकल चेंजिंग किस में हो रहा है, तो वो हो रहा है जीव जंतु वनस्पति, ठीक है, चट्टान, इन सभी चीज़ों में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं से जो बदलाव होता है, जिसके परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व अलग रूप में यानी कि ग्रहण करता है, अपना एक अलग रूप ग्रहण कर लेता है। इन सभी परिवर्तनों के बाद वह तत्व एक अलग रूप ग्रहण करता है, वह अवशेष मिट्टी कहलाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु एक समय अंतराल के में उसमें भौतिक रासायनिक और जैविक परिवर्तन हो जाता है। इसी यह एक प्रक्रिया है जो होते रहता है, एक निश्चित अंतराल तक होते रहता है। उसके बाद वह तत्व जो रूप ग्रहण करता है वह मिट्टी कहलाता है, ठीक है। इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है। तो पहला हम लोग निर्माण का तो अर्थ समझ लिए। अब बात करते हैं, बिहार की मिट्टी पढ़ रहे हैं तो हर जगह की मिट्टी एक जैसी नहीं होती है। तो जब हम बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार का किसी भी जगह का मिट्टी हो, वनस्पति हो, जीव जंतु हो, ये तमाम चीज़ वहाँ के अलग अलग यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर से प्रभावित होते हैं। और उस जगह का मॉर्फोलॉजी, उस जगह का क्लाइमेटोलॉजी, उस जगह के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक फैक्टर एक जगह की तुलना में दूसरे जगह का अलग होता है। इसलिए वहाँ का हर चीज़ अलग रहेगा एक दूसरे जगह की तुलना में। अब जैसे इसको उदाहरण से समझिए, क्या जो मिट्टी का नेचर जम्मू कश्मीर का है और जो वनस्पति वहाँ सेव होता है ना जी, खास करके सेव हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होता है, तो वहाँ की जो वनस्पति है क्या आपके बिहार में है? वो चीज़ बिहार में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल फैक्टर वहाँ की तुलना में सेम नहीं है, इसलिए यहाँ की मिट्टी का नेचर भी अलग होगा। अब देखिए, तो यहाँ के मिट्टी के बनाने में, चूंकि ये अगर हम ज़्यादा इस पर जनरल जो कि हम पूरे ऑल ओवर बात करते हैं, सभी कंपटीशन एग्जाम के ओरिएंटेशन से भारत का जनरल नॉलेज जब पढ़ते हैं तो उस स्तर की अगर एनालिसिस यहाँ करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं अपने बिहार पर। जब हम उस लेवल की टॉपिक का या वैसा चैप्टर जब हम लेके आएंगे यूट्यूब पर तो लंबा चौड़ा बहस होगा, लंबी चौड़ी उसमें कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बिहार पर बात कर रहे हैं तो मैं सीधा क्विट करता हूं। तो वो ऐसा नहीं कि आपको समझाऊंगा, नहीं, समझिए। देखिए, बिहार का जो बात है, बिहार के मिट्टी के निर्माण में मूलतः कौन कौन से प्राकृतिक या जलवायु या आप कह सकते हैं भौगोलिक फैक्टर जिम्मेवार हैं यहाँ के मिट्टी के निर्माण में, तो वो है वनस्पति, ठीक है। अब बिहार में जो वनस्पति पाए जाते होंगे उन्हीं वनस्पतियों के सड़ने गलने से यहाँ के नेचर, यहाँ के टाइप की नेचर की मिट्टियाँ बनती है। वनस्पति जलवायु, यहाँ की जैसी जलवायु होगी उस टाइप की मिट्टी में बनने में सहयोग करेगा। हिमालयी चट्टानों के कण, देखिए हर जगह हिमालय उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार में, अब बिहार के जस्ट बगल में नेपाल है और वहाँ से तराई क्षेत्र के बाद में पर्वतीय क्षेत्र शुरू होता है। दूसरा कारण, ये मिट्टियाँ, हिमालय के छोटे छोटे कण कैसे आता है, कोई लाता नहीं है। जैसे कि अधिकतर नदियाँ जो है हमारे बिहार राज्य में जो बहती हैं वह नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और अपने साथ वहाँ के अलग अलग चट्टानों के छोटे छोटे पार्टिकल्स या कण जो कि हिमालयी चट्टानों के कण कहलाते हैं वो बिहार में आता है। तो बिहार एक मैदानी क्षेत्र है और यहाँ आकर नदियाँ उसको बाढ़ के मैदानों तक उखेल देती है, उसे फैला देती है। तो ये कहीं ना कहीं लेयर दर लेयर क्या होता है, बिहार में ये अनवरत चलते रहा है। नदी आज तो आई नहीं है, लाखों साल से हो रहा है। तो एक लेयर दो लेयर ऐसे करके लेयर दर लेयर यहाँ वो मिट्टी निर्माण में उनके भी पार्टिकल्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो हिमालयी चट्टानों के कण जीवाश्म की बात कर रहे हैं, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से। और उसके बाद में समय एक फैक्टर ये भी होता है, टाइम। याद रखना, कोई भी चीज किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए उसका एक निर्धारित या निश्चित समय होता है, उससे पहले वह नहीं बदल सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। देखिए, दूध से दही बनना यह एक केमिकल प्रोसेस कहलाता है जो नेचर स्वतः निर्धारित करता है, ठीक है। अब आप दूध में उसी समय दही जमाने के लिए जो भी प्रक्रिया आप करते हैं, उस समय अगर उसमें दही जमाने के लिए दूध में दही डालना होता है तो आप डालें और उसी समय दही बन जाता है क्या? नहीं बनता है ना। उसके लिए एक टाइम निश्चित है, कम से कम 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा जो भी है, उतने देर के बाद ही वह दही बनता है। उसी तरह से टाइम भी एक फैक्टर है। ऐसा नहीं कि जीव जंतु मरा और मिट्टी बन गया, या ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे धरती पर गिर गए या काट दिया गया उससे मिट्टी बन गया, ऐसा नहीं।
टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि वह चीज़ किसी निश्चित समय अंतराल तक पड़ा रहे, या वह जैसे का तैसा उसको उस प्रोसेस में ढलने के लिए समय मिलना चाहिए, तब जाके वो बनता है। अगर आप उस चीज़ को वो प्रोसेस होने से पहले ही दूसरे चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं या दूसरे उद्देश्य में उसको यूज कर लेते हैं तो वो मिट्टी नहीं बनता है। ठीक है, तो मिट्टी बनने में सहायक नहीं होता है। इस चीज़ को समझ बेहतर तरीक़ा से आप समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अब हम बात कर रहे हैं तो मिट्टी निर्माण और उसमें सहायक फैक्टर। एक बार और मैं नाम बता दे रहा हूँ। बिहार की मिट्टी के निर्माण में वनस्पति, जलवायु, हिमालयी चट्टानों के कण, जीवाश्म और समय, यानी मेनली 5 फैक्टर है जो यहाँ की मिट्टी के निर्माण में सहायक हैं। अब बात कर रहे हैं, अगला है वितरण संरचना। ठीक है, तो इस चीज़ को एक छोटा सा चार्ट हम बनाए हुए हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं वितरण के बारे में। तो बिहार की मिट्टी के प्रकार और वितरण दोनों एक साथ हम समझेंगे। ठीक है, देखिए बिहार के मिट्टी जो है मूलतः मोटे तौर पर हम बिहार को 2 भाग में पहले बांट लेते हैं। एक है गंगा के उत्तर का बिहार, यानी गंगा हम इससे पहले पढ़े हुए थे। अगर मान लीजिए ये बिहार है तो बिहार के बीचों बीच गंगा बहती है ना, तो बीचों बीच बहती है तो गंगा के उत्तर वाला का उत्तर बिहार बोला जाता है और दक्षिण वाले का दक्षिण बिहार बोला जाता है। ठीक है, ये बेस पॉइंट मान लिया जाता है। तो गंगा के उत्तर में, ठीक है, गंगा के उत्तर के बिहार की मिट्टियाँ अलग नेचर की हैं और दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ, ये साउथ रहा और ये नॉर्थ रहा, ये दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ अलग नेचर की हैं। इसके कई कारण हैं जो मैं बताऊंगा, पहले इतना समझिए। तो ये नॉर्थ एंड साउथ हम समझ गए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ दिया गंगा के उत्तर की मिट्टी और गंगा के दक्षिण की मिट्टी। तो गंगा के, अब लेते हैं नॉर्थ वाला का, गंगा के उत्तर की मिट्टी, या आप कह सकते हो उत्तर बिहार का मैदानी मिट्टी, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार एक मैदानी प्रदेश है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार के उत्तर बिहार की मैदानी मिट्टी के प्रकार। अब इसके प्रकार पढ़ते हैं तो ये 4 प्रकार की मिट्टियां उत्तर पार्ट में, बिहार के उत्तरी भाग में 4 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, ये याद रखना। ठीक है, ये पहला है तराई मिट्टी। गंगा के उत्तरी भाग में पाई जाने वाली पहली मिट्टी है तराई मिट्टी। दूसरा है नवीन जलोढ़ भांगर मिट्टी। तीसरा है बलसुंदरी मिट्टी और चौथा है खादर मिट्टी। अब आइए जान लेते हैं इन चारों मिट्टियों का रंग क्या है, रासायनिक संरचना क्या है या भौतिक संरचना, और ये किस किस जिला में ये मिट्टी पाया जाता है और इसका मुख्य फसल क्या है। ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ मिट्टी चैप्टर से यही पूछा जाता है कि ये आपसे पूछा जाएगा तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है, उसमें 4 या 5 जिले का ऑप्शन रहेगा, या आपको 4-5 जिले के सीरीज के साथ ऑप्शन रहेगा। उसमें से अगर आपको याद रहेगा तो आप सही आंसर देंगे, नहीं तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो तराई मिट्टी जो है उसका नेचर, भौतिक नेचर क्या होता है, वह रेतीला और कंकड़ युक्त होता है, तराई मिट्टी जो होता है। अब तराई का मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूँ। किसी पर्वत पादीय प्रदेश, यानी कि बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी हो, बहुत सारे पर्वतों का श्रृंखला, ये ठीक है, हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है, बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला है। तो ये पर्वत के जस्ट पर्वतीय प्रदेश से पहले या पर्वतीय प्रदेश के जस्ट बाद जो क्षेत्र कंकरीले पथरीले क्षेत्र, जब आप पर्वत की तरफ जाते हैं तो उससे पहले कंकरीले पथरीले क्षेत्र मिलता है, तब पर्वत मिलता है, या उधर से आते हैं तो पर्वत समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे कंकरीला पथरीला क्षेत्र मिलना शुरू होता है और धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं। ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से इसके शुरू होने से पहले पर्वतीय प्रदेश के या पर्वतीय प्रदेश के अंत के बाद, ठीक है, ये जो क्षेत्र मिलता है जहाँ पर, यानी ऐसे ही इसी को तराई क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ अचानक पर्वतीय क्षेत्र से बाहर आकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और वहाँ पर वह अपनी चौड़ाई बढ़ाती है, गहराई कम करती है। वैसे प्रदेश में जो मिट्टी पाया जाता है वह रेत और कंकड़ युक्त होता है। देखिए इसको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। नदी जब आता है तराई क्षेत्र के पास तो
तो वहाँ आते ही जब पर्वत प्रदेश से चलता है तो नदी की वेलोसिटी अधिक होती है, वेग अधिक होता है चूँकि स्लोप अधिक होता है। और जैसे ही वह तराई प्रदेश में आता है वहाँ उसकी वेलोसिटी घट जाती है, उसकी क्षमता कम हो जाती है। चूँकि पर्वतीय क्षेत्र से वो अपने साथ बड़े बड़े पेबल्स, पत्थर, बोल्डर लेके चलता रहता है। इसलिए चलता है क्योंकि उस वेग पर उसे ढो पाने में वह क्या होता है, सक्षम होता है, उसको ताकत वहाँ पर मिलता है। लेकिन जैसे ही वह कहाँ आती है, मैदानी क्षेत्र में आता है, स्लोप कम हो जाता है और वहाँ पर इस बोल्डर्स को ढो पाना उसके लिए मुश्किल होता है, तो वहीं पर वह निक्षेपित कर देता है और वहाँ से नदी अपना जल लेकर आगे बढ़ जाता है। जितना क्षमता होता है वैसे वैसे पार्टिकल्स को लेकर वह आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था तराई प्रदेश के निर्माण का। इसलिए यहाँ पर जो क्षेत्र होगा, यहाँ जो नदियाँ छोड़ेगी, वहाँ वहाँ की जो मिट्टियाँ होगी वह रेत और कंकड़ युक्त होगा और ये इनका रंग होता है भूरा और हल्का पीला। ठीक है, भूरा और हल्का पीला। और ये कहाँ है, बिहार के किस जिले में, तो ये पश्चिमी चंपारण, किशनगंज क्षेत्र में ये इस टाइप की मिट्टी है, तराई मिट्टी। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए, तराई मिट्टी जो होगा वह नेपाल से लगे हुए वह जिले में होगा जिस जिले में पर्वतीय यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का थोड़ा बहुत भी विस्तार हो। इतना दिमाग में रखिएगा। ठीक है, बिहार के वैसे जिला जिस जिला में थोड़ा बहुत भी पर्वतीय विस्तार यानी कि नेपाल के तरफ से पर्वतीय विस्तार हो या छोटे छोटे पहाड़ी या पर्वत का अंश हो, वहीं पर ये तराई मिट्टी पाया जाएगा। ठीक है, तो चंपारण, इसमें पश्चिमी चंपारण, ठीक है, और उसके बाद में किशनगंज, इन जिलों में ये तराई मिट्टी पाया जाता है। और इसका मुख्य फसल क्या है, तो मुख्य फसल है धान, पटसन और गन्ना। तीन चीज, धान, पटसन और गन्ना। उसके बाद में दूसरा हम देख लेते हैं उत्तर बिहार की दूसरी प्रकार की मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। छोटे, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होता है और ये नवीन जलोढ़ उन्हीं तराई प्रदेश के बाद जब नदी आगे बढ़ती है अपने कंकड़ पत्थर छोड़ करके, तो वह अपने साथ क्या करती हैं, मूलतः मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और वहाँ से पर्वतीय और तराई क्षेत्र की गाद मिट्टियाँ ला करके और वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्र की वनस्पतियों का अंश ला करके इन क्षेत्रों में बिखेर देती है बाढ़ के समय में, और वहाँ पर जल स्तर हमेशा बना रहता है। इसलिए वहाँ की मिट्टी में उर्वरता शक्ति अधिक हो जाती है और ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, भंगर मिट्टी का निर्माण होता है और ये काफ़ी उपजाऊ, नमी युक्त, भारी उपजाऊ मिट्टी होता है ये। ठीक है, और इनका रंग भूरा काला होता है और इनका विस्तार कहाँ है जी, तो ये पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, ये 3 जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और ये इसमें उपजने वाला मुख्य फसल क्या है, मक्का, चना, अरहर। ठीक है, क्या होता है, मक्का, चना, अरहर। देखिए, मेनली बिहार के लगभग जिलों में धान, गेहूँ होते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। लेकिन मुख्य फसल वहाँ ज़्यादातर उपजने लायक मिट्टी की नेचर और वहाँ की वर्षा की मात्रा और मौसम या जलवायु किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो किताब में या पढ़ने लायक वही चीज़ होता है। ठीक है, व्यवहारिक चीज़ों को कम आता है क्वेश्चन उससे। आप धान गेहूँ हर चीज़ में ऐड कर सकते हैं, हर जिले में ऐड कर सकते हैं कि वहाँ धान गेहूँ बिहार में होता ही है। ठीक है, लेकिन मक्का, चना, अरहर ये मूलतः पढ़ने की चीज़ है उस क्षेत्र के लिए और वहाँ की मिट्टी के लिए। तो मक्का, चना, अरहर क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का मुख्य फसल है। अब बात करते हैं बलसुंदरी मिट्टी। देखिए, ये मिट्टी और ये नाम बिहार से संबंधित है। अब इस टाइप की मिट्टी भले ही दूसरे जगह हो, लेकिन ये नाम बलसुंदरी नहीं होता है, ये बिहारी नाम है। इसलिए अगर इस नाम की मिट्टी का प्रकार एग्जाम में पूछ दे तो आपको अभी दूसरे बुक में नहीं मिला होगा तो आप परेशान हो जाइएगा कि कौन टाइप का मिट्टी है ना, तो इसलिए घबराइए नहीं। बलसुंदरी मिट्टी ये बिहार की एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, जिसमें चूना की मात्रा अधिक होती है और ये देखने में गहरा भूरा और सफ़ेद होता है। और ये मिट्टी है कहाँ भाई, किस किस जिले में, तो सहरसा और चंपारण में है। ठीक है, चंपारण के पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण दोनों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो सहरसा और चंपारण, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, 5 जिलों में इसका विस्तार है जी। सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण, मुजफ्फरपुर, इन 5 जिलों में ये बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। इसे बार बार वीडियो को देखिएगा जिससे आपको याद हो जाए। एक बार में हो सकता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आए या आपका ध्यान भटक गया हो, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ बात कर रहे हैं
इसके मुख्य फसल क्या है बलसुंदरी मिट्टी का? तो इसके मुख्य फसल है गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, टमाटर। क्या है? गन्ना, धान, गेहूं, मक्का, टमाटर। ये 4-5 फसल है जो यहाँ पर होता है बलसुंदरी मिट्टी में, ये याद रखिएगा। अगला है लास्ट यानी उत्तर बिहार की, ये अंतिम प्रकार की, हमारे लिस्ट के अनुसार अंतिम प्रकार की मिट्टी वो है खादर मिट्टी। अब ये खादर मिट्टी, इसमें क्या होता है? तो इसमें चूना और क्षार की कमी होता है। ठीक है, इसमें चूना होता है और क्षार की कमी होता है। ठीक है, और ये देखने में कैसा होता है? गहरा होता है। ठीक है, गहरा भूरा और काला टाइप का होता है। इसका विस्तार कहाँ है भाई? किस किस जिला में? तो मुजफ्फरपुर। खादर मिट्टी का विस्तार मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा। ये लगभग कितना जिला हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6 जिलों में इसका विस्तार है खादर मिट्टी का, बिहार के, वो भी उत्तर बिहार की बात कर रहा हूं मैं। ये कौन कौन सा? मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा और दरभंगा। ये 6 जिलों में यानी खादर मिट्टी पाए जाते हैं। और इसके मुख्य फसल क्या है? जूट है, लेकिन इसके साथ ऑल फसल उगाए जाते हैं खादर मिट्टी में। जितना माने बिहार में जो आप जानते हैं, धान, गेहूं, मक्का, चना, गन्ना ना, ये तमाम प्रकार के फसल के साथ साथ जूट भी उगाया जाता है। तो जूट मूलतः कहाँ उगाया जाएगा भाई? तो जूट मूलतः उगाया जाएगा सहरसा और पूर्णिया साइड में। ठीक है, क्योंकि बंगाल से सटे हुए हैं। बाकी चंपारण, मुंगेर और दरभंगा साइड में यहाँ पर और फसल जो कि धान, गेहूं इसमें उगाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा उत्तर बिहार के मिट्टी के प्रकार, उनकी संरचना, उनका रंग और विस्तार किन किन जिलों में है। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अब हम चलते हैं यानी इसी बिहार के दक्षिणी पार्ट पर, यानी दक्षिण के प्रकार की मिट्टियों के बारे में। ये भी 4 प्रकार का है। कितना प्रकार का है? 4 प्रकार का। इसमें भी 4 प्रकार और ये भी 4 प्रकार, 4 टाइप है। अब देखिए, इसमें अभी हमने क्या पढ़ा उत्तर बिहार वाले में? तराई मिट्टी, नवीन जलोढ़ बांगर मिट्टी, बालसुंदरी मिट्टी, खादर मिट्टी, ये 4 प्रकार थे। अब इसके 4 प्रकार में देखेंगे किसके? साउथ बिहार के। वो होगा ताल की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ करैल या कैराल मिट्टी, दूसरा प्रकार। तीसरा बलथर मिट्टी और चौथा लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, ये 4 प्रकार है। एक बार और देख लीजिए, ताल की मिट्टी, पुरानी जलोढ़ करैल या कैराल मिट्टी, बलथर मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, तो ये है 4 प्रकार की दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ। इस नाम को याद रखिएगा कि दक्षिण बिहार में कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब ताल की मिट्टी क्या होता है? देखिए, इस सब के पीछे कॉन्सेप्ट है। ताल का मतलब होता है कि नदी जिस इलाके से बहती है, जस्ट उसके किनारे, जस्ट दोनों किनारे के तरफ वैसा निचला भाग जहाँ थोड़ा सा भी नदी का जल स्तर बढ़े तो वहाँ पानी पहुँच जाता है, और फिर नदी का जल स्तर घटे तो वह पानी नदी में वापस ना आकर के वह गहरे पार्ट में सालों भर जमा रह जाता है। उसे ताल या तलैया, ये शब्द यूज किए सुने होइएगा, ताल कहा जाता है। जहाँ पर साल के 12 महीना में 10 महीना पानी जमा रहता हो, नमी बना रहता हो, वह क्षेत्र ताल कहलाता है। और उस क्षेत्र की मिट्टियों की बात हो रहा है। तो ये कह रहा है कि ये बारीक कण होता है, ताल की मिट्टी का बारीक कण होता है और मोटा होता है, और रंग इसका धूसर होता है। और ये ज़्यादातर इस टाइप की मिट्टी बिहार के किस जिले में है? तो पटना में है, बाढ़ में है, बाढ़ बड़ैया मुकम्मा पटना के पास ही है, बाढ़ में है, मुंगेर, भागलपुर, इन क्षेत्रों में है। यानी मेनली वही क्षेत्र है जहाँ से गंगा क्या होता है, गंगा बहती है, गंगा के किनारे का क्षेत्र होगा। और नहीं तो वह क्षेत्र गंगा के किनारे भी है और वहाँ पर बिहार की कोई बड़ी नदी आकर के वहाँ संगम बनाती होगी, यानी उसमें मर्ज करती होगी। ये बाढ़ का क्षेत्र ही है मेन, बाढ़ मतलब फ्लड वाला क्षेत्र, बाढ़ जगह का नहीं। ठीक है, तो ये उन्हीं क्षेत्र के में ये मिट्टी, ताल वाली मिट्टी पाई जाएगी। अब देखिए इस क्षेत्र में फसल क्या होगा ताल वाले में? तो कह रहा है दलहन, तिलहन, गेहूं। देखिए ये शब्द सुनकर कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर धान
नहीं होगा, यानी कि खरीफ फसल के लिए यह क्षेत्र नहीं होता है। कि खरीफ कब होता है, धान होता है ना, गन्ना, उस समय तो वहाँ बाढ़ आया रहता है, तो वो तो उसमें डूब जाएगा। इसलिए वहाँ एक ही फसल साल में होगा, जब पानी सूखेगा तब, वो रबी फसल होता है। ठीक है, और रबी फसल में ना दलहन तिलहन गेहूँ आता है, तो इसलिए ये एक फसला क्षेत्र होगा। कौन सा, ताल की मिट्टी में। अगला बात करते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या करैल या कैराल, इसका 3 नाम है। पुरानी जलोढ़ कहेंगे, बिहार में ये भी नाम से जाना जाता है, करैल भी कहते हैं लोग, या कैराल कहते हैं। देखिए ये कैसा मिट्टी होता है, ये क्षारीय या अम्लीय मिट्टी होता है, समझे ना। और ये अम्लीय और क्षारीय, और इसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा। ठीक है, भूरा रंग होगा देखने में। और ये मूलतः कहाँ है, बिहार में। पुरानी करैल मिट्टी, ये मिट्टी मिलेगा आपको गया, पटना और रोहतास। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ताल वाला पढ़ा, तो ताल के ऊपर जो ताल वाला क्षेत्र होगा, उसके ऊपर सालों भर पानी ताल में जमा होने के कारण उसके ऊपरी भाग का जो क्षेत्र होगा वह नमी युक्त हो जाएगा, यानी सिम जाएगा। एक तरह से कहते हैं ना, संपर्क में आने से वह भीगा हुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन वह मिट्टी भारी रहेगा और वहाँ से नमी उसमें सिमते रहेगा, वह उसे एब्जॉर्ब करते रहेगा। तो वह मिट्टी हमेशा भीगा रहना या उसमें नमी पाए जाने के कारण वह करैल या कैराल बन जाता है। ठीक है, हमेशा उसमें एल्गी वगैरह लगा रहता है। तो वह क्षेत्र सूखा, मतलब हम लोग का देखते हैं ना जी, फ्रेश सूखा हुआ खेत, तो वो अवस्था में नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो ये नमी युक्त रहेगा, भारी रहेगा वह क्षेत्र। हाँ, तो इसलिए उस खेत में यानी मोटे डंठल वाला फसल उगेगा। ठीक है, मजबूत कहाँ क्या होगा, तो यह पुरानी जलोढ़ करैल या कैराल मिट्टी जो है, या गया, पटना, रोहतास, और इसमें होगा ज्वार, बाजरा, अरहर। आप समझ सकते हैं ये सब कैसा कैसा पौधा है, अरहर। अब तब कहीं कहीं लोग गेहूं भी बो देते हैं। ठीक है, तो गेहूं भी होगा। तो ये हुआ पुरानी जलोढ़ मिट्टी, दक्षिण बिहार की दूसरी प्रकार की मिट्टी। तीसरी, बलथर मिट्टी। देखिए, बलथर मिट्टी भी क्या होता है कि ये भी एक तरह का, आप कह सकते हैं कि तराई टाइप का ही मिट्टी है, लेकिन आप मेनली इसको तराई टाइप की मिट्टी का नाम नहीं दे सकते हैं। बलथर मिट्टी में रेत, कंकड़, अम्लीयता अधिक रहता है। ये थोड़ा सा इसका नेचर अलग है, इसलिए नेचर हो जाता है क्योंकि तराई में भूरा हल्का पीला रंग होता है, और जबकि बलथर मिट्टी का ये कैसा होता है, ये भी रंग पीला है, इसका भी थोड़ा लाल टाइप का भी होता है ये। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा उपजाऊ होता है, ये कम उपजाऊ होता है। ठीक है, ये काफ़ी कम उपजाऊ, इसमें उपज कम होता है। ये स्वतः ही यहाँ पर ये बाढ़ के कारण या इस कारण से ये इसका निर्माण होता है, जबकि इसका निर्माण एक समय अंतराल में वहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण उसकी, या कम वर्षा के कारण वहाँ के चट्टानों के विखंडन वियोजन से खुरदरा हो जाने से उसकी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, बलथर मिट्टी बन जाता है वो। इसलिए यह क्षेत्र कहाँ है, कैमूर का क्षेत्र है। ठीक है, कैमूर। अब कैमूर मतलब भभुआ जिला। अब आपके मैप में जाकर देखिए कि भभुआ है कहाँ, मैं एक आइडिया दे देता हूँ। ये भभुआ जिला झारखंड से सटा हुआ जिला है, और हम और आप जानते हैं कि झारखंड छोटा नागपुर पठार वाला क्षेत्र का अधिकतर इलाके में आता है। वहाँ जंगल है, झाड़ है, उसके बाद में पठारी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये भभुआ जिला उसी पठारी क्षेत्र का फैला हुआ पार्ट बिहार के हिस्से में है। तो वहाँ पर भी एक पठारी क्षेत्र का जो नेचर होगा, जो अनुपजाऊ क्षेत्र जो होता है, उस टाइप का एरिया भी कुछ बिहार के हिस्से में, कैमूर के हिस्से में आ गया है। इसलिए बलथर मिट्टी झारखंड में अधिक है, उस बलथर वाला पार्ट कुछ कैमूर वाले हिस्से में है। इसलिए बलथर मिट्टी मूलतः कहाँ फैला मिलेगा, बिहार के कैमूर या भभुआ जिले वाले क्षेत्र में। और इसमें मूलतः लोग, वहाँ के लोग बहुत मेहनत करने पर ज्वार, बाजरा और अरहर, यहाँ भी मोटे डंठल की फसल उगा लेते हैं। ज्वार, बाजरा और अरहर की उपज होती है वहाँ पर। अब अंतिम, दक्षिण बिहार की अंतिम प्रकार की मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी। देखिए, ये रेत अधिक कम उर्वर होता है। ये भी, अब ये रोहतास, कैमूर, फिर वहीं कैमूर, भभुआ और रोहतास। अब वहाँ से पठारी क्षेत्र के बाद
जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, अपने बिहार की तरफ जब आते हैं, यानी कि हमारे बिहार की उपजाऊ मिट्टियाँ और अनुपजाऊ मिट्टियों का एक संगम स्थली बनता है, वह क्षेत्र कहलाता है रोहतास और कैमूर। रोहतास में भी पर्वतीय प्रदेश है, तो वहाँ पर लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा उससे उपजाऊ होता है बलथर मिट्टी से। तो ये चूंकि इसके संपर्क में आ गया है ना, उपजाऊ मिट्टी और अनुपजाऊ के बीच का पार्ट है, तो ये लाल बलुई मिट्टी रेत अधिक कम उर्वर होता है, लेकिन उसके तुलना में, किसके तुलना में, बलथर के तुलना में ये उपजाऊ होता है। और ये रोहतास और कैमूर वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। और ये ज्वार बाजरा इसमें भी उगाया जाता है, और इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण ये रंग क्या हो जाता है, इसका लाल होता है, रेड होता है। तो फिलहाल उम्मीद है कि आपको मैं जितना मेहनत किया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप ही को समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं कि आपको हर चीज़ समझाया जाए। ठीक है, इसलिए मैं अपने तरफ से एफर्ट लगाता हूं कि आप बढ़िया से समझ जाइए एक के बार में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा चैप्टर हम समझा दिए, उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और उसके बाद में फिर एक बार और देखिएगा तो और बढ़िया से समझ जाइएगा। दोबारा देखने की ज़रूरत हमको नहीं लगता है कि आपको होगा। एग्ज़ाम में जाइए, इससे क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आइएगा, बढ़िया से आप डील करके आइएगा। और यदि मेरा यह बताने का तौर तरीका आपको अच्छा लगा हो या लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा बहुत सारा वीडियो हम बना के आपको भेजने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए, और सब कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में अब नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।